नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर बने नए विदेश सचिव। सुजाता सिंह को 8 महीने पहले ही पद से हटाया गया। कोल इंडिया में सरकार बेचेगी अपनी 10% हिस्सेदारी। नीलामी के आधार मूल्य का ऐलान आज। 24,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के नियुक्त की प्रभारियों की टीम। बीजेपी ने अरुण जेटली समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतारा मैदान में। आम आदमी पार्टी के सांसद भी दिल्ली मोर्चे पर। स्वाइन फ्लू से देश में इस साल 28 जनवरी तक 60 लोगों की मौत, 661 मामले दर्ज। राजस्थान सबसे ज्यादा पीड़ित। प्रदेश में 29 लोगों ने गंवाई जान। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स में भारत की उम्मीदें बढ़ी। सेमीफाइनल में अपनी अपनी जोड़ियों के साथ सानिया और लिएंडर पेस ने बनाई जगह। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। बुधवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। एस जयशंकर सुजाता सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें 8 महीने पहले ही कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी ने एक अहम फैसले का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया गया है। गौरतलब है कि सुजाता सिंह के कार्यकाल में करीब 8 महीने का समय बचा था, लेकिन उससे पहले ही उनके कार्यकाल में कटौती की गई है। 1977 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी एस जयशंकर अपने करियर की शुरुआत में मॉस्को दूतावास समेत यूरोप के कई देशों में भी रहे। अमेरिका में पोस्टिंग से पहले वो चीन में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। जयशंकर ने 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स के साथ विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमफिल और पीएचडी भी की है। नियमों के मुताबिक जयशंकर पदभार ग्रहण करने से 2 साल तक की अवधि या अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सरकार जल्द ही अमेरिका में नए राजदूत का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज का आधार मूल्य तय कर दिया है। कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील न करने का फैसला लिया गया, जिसमें वोडाफोन को 3200 करोड़ रुपए का कर अदा करने से छूट दी गई है। बुधवार शाम कैबिनेट की बैठक में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य तय कर दिए गए। इस स्पेक्ट्रम सहित दूसरे स्पेक्ट्रम्स की नीलामी से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व की उम्मीद है। स्पेक्ट्रम नीलामी की ये प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होनी है। 21 मेगाहर्ट्ज इज ए बैंड very techno savvy for data transmission, video transmission. इसलिए हमने इस बार जो रिजर्व प्राइस तय किया है वो हमने तय किया है पर मेगाहर्ट्ज 3,705 करोड़। सरकार ने वोडाफोन के पक्ष में लिए गए मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील न करने का ऐलान किया है। इस फैसले के मुताबिक वोडाफोन को ट्रांसफर प्राइसिंग केस में 3,200 करोड़ रुपए का कर नहीं देना होगा। सरकार ने अपने इस कदम की सफाई देते हुए कहा कि इससे निवेशकों को अच्छे संकेत मिलेंगे। इनफैक्ट दिस डिसीजन गिव्स ए मैसेज टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हैज बीन शेकन इन द पास्ट बिकॉज ऑफ वेरी फ्लक्चुएटिंग टैक्स पॉलिसी। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जूट कॉरपोरेशन की सब्सिडी जारी रखी है। साथ ही चीनी सहित दूसरे खाद्यान्नों के 90% उत्पादन की पैकेजिंग जूट बैग्स में करने का भी फैसला लिया गया, जो कि जूट उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसके अलावा तमाम और अहम फैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। आपको बता दें कि 10% शेयर कोल इंडिया में सरकार अपने हिस्से के बेचने जा रही है और इससे तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद की जा रही है। ये खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी ने बड़े रणनीतिकारों को मैदान में उतार दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल दिल्ली में प्रचार किया और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुद 4 रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को प्रचार पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को पंत मार्ग स्थित दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पहुंचे। जेटली दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में सीधा फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की चुनाव सामग्री के फाइनल ड्राफ्ट पर भी उनकी सहमति जरूरी है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है वो भी अरुण जेटली को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कि जो कार्यकर्ता की जहां पर ज्यादा उपयोगिता है उस कार्यकर्ता को उस बात का ध्यान पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष पार्टी शाह केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह दिल्ली की अलग-अलग आबादी दिल्ली के ग्रामीण को ध्यान में रखकर ही केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। जमीन मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 4 सभाओं से पार्टी की नैया पार लगाने के लिए जरूरी ताकत मिल जाएगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के खिलाफ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन कराए जाने की आशंका जताई है। बीजेपी ने इसे चोर की दाढ़ी में तिनका बताया है। इन आरोप प्रत्यारोपों से दूर कांग्रेस ने झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का घर देने के लिए कानून का मसौदा पेश किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख 7 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर रोज नए शिगोफे और नए आरोप लग रहे हैं। ताजा मामले में अरविंद केजरीवाल ने विरोधी पार्टियों पर साजिश रचने और फर्जी स्टिंग के आरोप लगाए हैं, जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। दिल्ली की जनता इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि चुनाव के जस्ट 4 दिन पहले ये अब इन लोगों का लास्ट डिच एफर्ट है, डेस्परेट अटेम्प्ट है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। केजरीवाल ने हालांकि किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। और उनके पास ऐसा कौन चीज है जो छुपा हुआ है जिसका कोई स्टिंग करेगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि वो जनता की जरूरतों को जानती है। पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को छत का अधिकार दिए जाने की बात कही है। जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को एक ड्वेलिंग यूनिट 25 स्क्वायर मीटर से लेके 40 स्क्वायर मीटर तक के उसको मिले, उसकी गारंटी सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा आवास और संपत्ति के अधिकार से जुड़ा विधेयक भी तैयार किया है। इसे सत्ता में आने के 1 साल के भीतर पास कराने की भी बात कही गई है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सीलमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। बुधवार को कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया। 15 साल तक दिल्ली की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस इस चुनाव में दोबारा अपनी सत्ता वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रचार के लिए चुनावी रणनीति तक कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रभारियों की टीम का ऐलान किया। पार्टी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपी जोशी को पूर्वी दिल्ली, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दक्षिण दिल्ली, आनंद शर्मा को नई दिल्ली, वीरभद्र सिंह को पश्चिम दिल्ली, अशोक गहलोत को चांदनी चौक और पवन बंसल को उत्तर पश्चिमी दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की रैलियों, रोड शो और जनसभाएं भी कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सीलमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बदरपुर में रैली करेंगी, जबकि 4 फरवरी को बवाना में राहुल गांधी की रैली होगी। फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हरिनगर में रैली की तैयारी है। कांग्रेस इस बार अपनी पिछले सरकार के विकास के कामों के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक प्रचार कर रही है। पार्टी ने प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में 101 सदस्यों की प्रचार टीम भी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बार बार मिल रही शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने अब रैली और रोड शो के अलावा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रखने का फैसला किया है। आयोग इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधि भेज रहा है। इसका मकसद आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना है। इसकी तस्दीक दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रहे अजय माकन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की।
हमें जानकारी मिली है कि इलेक्शंस तक के इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी एक नुमाइंदा रहेगा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी और बीजेपी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए दोनों पार्टियां साझा चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा। जम्मू कश्मीर को जल्द ही नई सरकार मिल सकती है। सूबे की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की कवायद कई मायनों में नई सरकार के गठन को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही नई सरकार के गठन पर पीडीपी से बात बन सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर ने भी बातचीत में प्रगति का दावा किया है। किसी अपने पर्सनल काम से गए थे। कई इश्यूज ऐसे हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और उन इश्यूज पर जो थी वो बात कर रहे थे। उधर पीडीपी भी बीजेपी से अनौपचारिक बातचीत की बात स्वीकार कर चुकी है। पीडीपी ने माना कि राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दलों में समझौते से सरकार के गठन के लिए सकारात्मक संदेश जाएगा। एक स्ट्रक्चर डायलॉग की जरूरत है। थोड़ी देर में मेरे ख्याल में वो भी शुरू हो जाएगा ताकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बना के अगली हुकूमत जो है वो उसकी बुनियाद पे काम कर। इस बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कल नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। बीजेपी और पीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 7 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 28 जनवरी तक 60 लोग इस बीमारी से जान गंवा बैठे। कुल मिलाकर 661 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य राजस्थान है, जहां 29 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। इस बीच पंजाब और हरियाणा से भी लोगों के मरने की खबर है। राजस्थान में इस बार स्वाइन फ्लू ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। स्वाइन फ्लू से 29 लोग जान गंवा बैठे हैं, जबकि 113 लोग इसकी चपेट में हैं। प्रशासन ने इससे निपटने के लिए जिलेवार निगरानी बरतने को कहा है। स्वाइन फ्लू में इस समय हमारे पास में कल शाम तक 113 पॉजिटिव केस आ गए थे और उसमें 27 डेथ हो चुकी हैं। हमने 27 जिले कवर किए हुए हैं, जिनमें से हमने सैंपल्स कलेक्ट किए। इस बीच पंजाब के अमृतसर जिले में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 50 साल की एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कल 4 बजे उसे अस्पताल लाया गया और 5 बजे उसने आखिरी सांस ली। परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਇਰਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पड़ोसी राज्य हरियाणा में अब तक स्वाइन फ्लू के 41 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ 5 जिलों में 7 लोग इस बीमारी से जान गंवा बैठे हैं। मतलब 22 में से हमारे पास इस समय लगभग 17 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं और इसके अंदर अकेला स्वाइन फ्लू ही पॉजिटिव नहीं है, जो फ्लू के दूसरे वायरसेस हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बीच तेलंगाना से एक और व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है, जिससे इस साल अब तक प्रदेश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। प्रदेश में करीब 206 लोग इस बीमारी के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती हैं। जानकारों के मुताबिक इस बार H1N1 वायरस पहले के मुताबिक कमजोर है, लेकिन सर्दी में कमी न आने की वजह से इसकी सक्रियता कम नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद पायलट और जापानी पत्रकार की रिहाई के लिए जॉर्डन ने दिए महिला आतंकवादी को छोड़ने के संकेत। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं। ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार R.K. लक्ष्मण का कार्टून संसार।
On the show this week, we have a very special personality. He's the 11th President of India, Professor APJ Abdul Kalam. Is India really heading in the right direction as far as its growth story is concerned? Our parliament should work for that more time on development politics. Innovation and learning always go together, but this is not happening in India. National policy we need, but how much you should commit for innovation. When this Anna Hazare movement was on, that this kind of a revolution is needed, but do you really think that that revolution was a kind of a watershed moment for Indian politics? Greatest movement should come to this country is definition change of the politics. Watch To The Point with the Missile Man of India, APJ Abdul Kalam, only on Rajya Sabha Television. राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। लोकतंत्र को बनाने में, लोकतंत्र को संवर्धित करने में, लोकतंत्र को सुधारते रहने में ये बहुत बड़ा काम है। महामहिम राज्यपाल में इस बार गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार ने अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम सरकार उठा रही है, जिसके तहत एक अहम फैसला लिया गया है। कोल इंडिया में 10% का विनिवेश भी इस फैसले में शामिल है। इस विनिवेश की प्रक्रिया और आधार मूल्य का ऐलान आज किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कई निजी कंपनियों को भी विदेशी निवेश बढ़ाने की इजाजत दी है। बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोल इंडिया में सरकार की 10% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। इसके तहत कंपनी के 5% शेयर पब्लिक ऑफर के जरिए और बाकी 5% दूसरे विकल्पों के जरिए बेचे जाएंगे। इससे सरकार को करीब 24,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जो सरकार के विनिवेश लक्ष्य का लगभग आधा हिस्सा है। इसके अलावा सरकार ने HDFC बैंक में पेड अप कैपिटल के कुल 74% तक विदेशी निवेश को दी गई स्वीकृति को बरकरार रखा है। इससे देश में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। साथ ही फार्मा कंपनी लुपिन को भी विदेशी निवेश की सीमा 33% से बढ़ाकर 49% करने की इजाजत मिल गई है। इससे देश में 6,099 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि वो लोकपाल, भूमि अधिग्रहण और काले धन के मुद्दों पर एक बार फिर आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के 365 दिन बाद भी लोकपाल अधिनियम को लागू नहीं किया है। उन्होंने अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि में दिए बयान में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर लोकपाल, भूमि अधिग्रहण और काले धन के मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के वक्त विरोधी तेवर अपनाने वाले पाकिस्तान ने अपने सुर बदल लिए हैं। पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल भारत में अपने उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ बैठक की। ओबामा के दौरे के बाद भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित इस्लामाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। बाद में जारी प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तान ने भारत के साथ सामान्य रिश्तों को बहाल करने की इच्छा जताई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है। भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। हम आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर सामान्य संबंध बहाल करना चाहते हैं। Development only takes place in a peaceful environment. Pakistan and India have expanding populations, and there is a bulge of the youth in both the countries who have great expectations from their leadership. Those will only be achieved in conditions of peace and amity. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यह बयान तब आया है जब पिछले दिनों पाकिस्तान ने NSG में भारत की सदस्यता का विरोध करने वाला बयान दिया था। बीजेपी का मानना है कि ओबामा की सफल भारत यात्रा इस बदले सुर की वजह बनी है। जिस प्रकार भारत और अमेरिका की संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं, जो काफी क्लोज होते जा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक हो सकता है एक असुरक्षित महसूस कर रही है पाकिस्तान।
इससे पहले ओबामा की यात्रा के दौरान हुए परमाणु समझौते पर भी पाकिस्तान के विदेश विभाग की ओर से असहजता दिखाई गई थी, जबकि इसी दौरान चीन यात्रा पर गए पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ ने भी वहां जाकर उकसावे वाले बयान दिए थे। पाकिस्तान के रवैये में इस तरह के उतार चढ़ाव कई बार देखे गए हैं। मौसम की तरह उनका मिजाज बदलता है और उनके बयान भी। इसलिए फिलहाल विदेश मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण मामले, खासकर आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जॉर्डन सरकार बंधक पायलट के पिता और जापान के विदेश राज्य मंत्री की तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद जेल में बंद महिला आतंकी साजिदा अल रिसावी को रिहा करने पर राजी हो गई है। हालांकि जॉर्डन ने स्पष्ट किया है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को पहले पायलट को रिहा करना होगा, उसके बाद ही ये कदम उठाया जाएगा। ये है साजिदा अल रिसावी, एक आत्मघाती दस्ते की सदस्य। इसे जॉर्डन में 2005 को गिरफ्तार किया गया था। अब ISIS जॉर्डन के पायलट और जापानी पत्रकार को छोड़ने के लिए इसकी रिहाई की मांग कर रहा है। जॉर्डन पर स्थानीय लोगों की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। هذا عسكري أرسل في مهمة عسكرية واللي أرسلوا معاذ في هذه المهمة العسكرية سنحملهم مسؤولية دم معاذ وسيكون دمه غاليا غاليا غاليا। उधर जापान में भी पत्रकार केंजी गोटो की रिहाई के लिए प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बीच अम्मान में डेरा डाले जापान के विदेश राज्य मंत्री योशिहिदे नाकायामा ने कहा है कि वो पत्रकार की रिहाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। We will never give up until our Japanese hostage, Mr. Goto, safely coming back to our nation, and we pray for him. हालांकि जॉर्डन में एक धड़ा ऐसा भी है जो कि इराकी मूल की इस खूंखार आतंकी की रिहाई के खिलाफ है। अल रिसावी को अम्मान में आत्मघाती हमला करने के दोष में मौत की सजा सुनाई गई है। ISIS ने मंगलवार को 24 घंटे के अंदर महिला आतंकवादी को न छोड़ने पर पायलट और पत्रकार की हत्या की धमकी दी थी। 24 घंटे बीत चुके हैं, इसलिए जॉर्डन ने पायलट के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। उसके बाद ही महिला आतंकी को रिहा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के काफिले को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़े हमले की चेतावनी दी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मुनाफा कमाई का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने बीते 3 महीने में करीब 18 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है, जो इस कंपनी की पिछले साल की कमाई से करीब 38% ज्यादा है। कंपनी का ये मुनाफा 128 देशों की GDP से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि भारत में 3 महीने में आईफोन की बिक्री 100% तक बढ़ी, तो चीन में इसमें 70% का इजाफा हुआ है। टेनिस की करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स मुकाबलों में भारत की सानिया मिर्जा और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के केसी पेयर्स की जोड़ी को 6-2, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सानिया और ब्रूनो ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और आखिर में आसानी से मुकाबला जीत लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मैच के दौरान अपनी बेहतरीन सर्विस से प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को हैरान किया। उधर एक दूसरे मैच में लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने लेकोवा और एलेक्जेंडर पेया को 6-3, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले राउंड में पेस और हिंगिस की जोड़ी को हल्की चुनौती मिली, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने एक तरफा जीत हासिल कर ली। इसके अलावा सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी कनाडा के माइलोस रोनिक को 7-5, 6-4 और 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला स्विट्जरलैंड के स्टेनलिलास वावरिंका से होगा, जो जापान के निशिकोरी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। आज के मुकाबले में रूस की मारिया शरापोवा अपनी हमवतन एकेरिटेना मेराकोवा का सामना करेंगी, जबकि अमेरिका की सेरेना विलियम्स अपने ही देश की मेडिसन कीज से भिड़ेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर बने नए विदेश सचिव। सुजाता सिंह को 8 महीने पहले ही पद से हटाया गया। कोल इंडिया में सरकार बेचेगी अपनी 10% हिस्सेदारी।
नीलामी के लिए आधार मूल्य का ऐलान आज, 24,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के नियुक्त की प्रभारियों की टीम, बीजेपी ने अरुण जेटली समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतारा मैदान में। आम आदमी पार्टी के सांसद भी दिल्ली मोर्चे पर। स्वाइन फ्लू से देश में इस साल 28 जनवरी तक 60 लोगों की मौत, 661 मामले दर्ज। राजस्थान सबसे ज्यादा पीड़ित, प्रदेश में 29 लोगों ने गंवाई जान। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स में भारत की उम्मीदें बढ़ी। सेमीफाइनल में अपनी अपनी जोड़ियों के साथ सानिया और लिएंडर पेस ने बनाई जगह।